जिसका नाम था मोदी हैज टू गो। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, बांग्लादेश के अखबार में यह लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी मोदी हैज टू गो, और इसका और जीत का क्या कनेक्शन है, यह मैं प्रबुद्ध सांसदों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। तब ये कहते थे और आज ये कर रहे हैं, इसे कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मैं अटल जी की कविता की वो पंक्ति कोट करना चाहता हूं कि जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। मगर अफसोस की बात यह है, जो हमारी सरकार पे आरोप लगाते हैं, तो जब सोनिया जी और राहुल जी पे केस दर्ज हुआ था, अक्टूबर 2013 था, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी राजा जी जेल गए थे 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन जेल गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। अरे भाई, हम लोग पढ़ाई किए से प्रौढ़ावस्था में आ गए, आप लोगों को अंदर बाहर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते देखते हुए, और फिर 2014 के बाद की पर्ची हमारे नाम की फाड़ रहे। राज्यों के साथ समन्वय के लिए समन्वय की भावना से काम किया है और आंतरिक सुरक्षा के लिए पूरी सुदृढ़ता के साथ काम किया है। और जब कठोर निर्णय लेने होते हैं और देश की सुरक्षा को लेकर कुछ कठोरता करनी होती है, तो कुछ लोगों को थोड़ा कष्ट जरूर हुआ होगा। उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते और अपनी सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से सिर्फ एक पंक्ति कह के बात समाप्त करना चाहूंगा कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। माननीय सभापति महोदय, जब मैं उस दिन अपना वक्तव्य दे रहा था, तो समाप्त होते समय माननीय गृह मंत्री जी ने आदेश दिया था कि जो संख्या मैंने अप्रॉक्सीमेट बताई थी उसको थोड़ा सुधार कर दे। तो आज मैं बताना चाहता हूं, पिछले लोकसभा में सबसे बड़ी जीत असम की धुबरी सीट पर 10,12,476 वोट से हुई थी, और जहां सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। परंतु इस सुधार के साथ मैं कुछ निखार या विकार भी बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, पिछला लोकसभा चुनाव एकमात्र चुनाव था भारत के इतिहास का जहां बांग्लादेश के अखबार में इनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने, डेली स्टार अखबार का नाम है, जिसमें आर्टिकल लिखा जिसका नाम था मोदी हैज टू गो। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, बांग्लादेश के अखबार में यह लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी मोदी हैज टू गो, और इसका और जीत का क्या कनेक्शन है, यह मैं प्रबुद्ध सांसदों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये चिंता सिर्फ हमारी नहीं थी सभापति महोदय। मैं एक वाक्य कोट करना चाहता हूं, और वाक्य है, द इन्फिल्ट्रेशन हैज बिकम ए डिजास्टर नाउ। आई हैव बोथ द बांग्लादेशी एंड इंडियन वोटर लिस्ट। This is a very serious matter. I would like to know what would be when it would be discussed in the house. सर, आपको पता है किसने बोला था? ममता बनर्जी 4 अगस्त 2005 इसी भारत की संसद में बोला गया। अब बताइए, तब ये कहते थे और आज ये कर रहे हैं, इसे कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं, इसी भाव के अनुसार जो पूरे संसद का विचार था, जब माननीय गृह मंत्री जी सीए का विचार प्रस्ताव लाए, तो उस समय पूरे देश में शाहीन बाग बनाने का प्रयास किया गया और नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि अमुक को क्यों नहीं दिया जा रहा है, दूसरे को क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं, जो लोग हमसे उस समय पूछते थे कि सीए का लेजिस्लेशन जो होम मिनिस्ट्री लाई थी उसमें परसिक्यूशन क्यों नहीं दिख रहा था, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अब तो कम से कम बांग्लादेश की घटनाओं के बाद माफी मांगनी चाहिए कि परसिक्यूशन नहीं दिखाई पड़ रहा था जिन लोगों को। उनके लिए मैं अटल जी की कविता की वो पंक्ति कोट करना चाहता हूं कि जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। मगर अफसोस की बात यह है सभापति जी, जब ये सीमा के पार जाते हैं तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शब्द गाजा के लिए लिखते हैं अपने ट्वीट में, बांग्लादेश के लिए नहीं लिखते हैं। उससे भी साफ समझ में आ जाता है कि सीमा के पार इनकी दृष्टि कहां और किस रूप में आती है। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, जो हमारे साथी ने कहा कि गृह मंत्रालय हस्तक्षेप कर रहा है किसी राज्य में, परंतु मैं बताना चाहता हूं, गृह मंत्रालय ने हस्तक्षेप नहीं किया, राज्यों ने हस्तक्षेप किया है गृह मंत्रालय में। नागरिकता को लेकर कानून बनाना केवल केंद्र सरकार का अधिकार है और संबंधित मिनिस्ट्री है गृह मंत्रालय।
और जब नागरिकता को लेकर सीए कानून बना तो एक नहीं अनेक राज्य विधानसभाओं ने उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। तो अपने फैक्ट को चेक कर ले, यह गृह मंत्रालय में राज्यों का हस्तक्षेप था, विपक्षी राज्यों का, और इसी के साथ साथ संविधान के लिए भी बहुत बड़े खतरे की बात थी, क्योंकि केंद्र से पारित कानून के विरुद्ध कोई राज्य सरकार नहीं बोल सकती। हां, रही बात इसको जो इनके दिल में दर्द है कि एजेंसीज के कारण बहुत से नेता जेल में जा रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, जो हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो जब सोनिया जी और राहुल जी पे केस दर्ज हुआ था, अक्टूबर 2013 था, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ए राजा जी जेल गए थे 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन जेल गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती जी पे केस हुए 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जी जेल गए 2000 में, लालू यादव जी जेल गए 1997 में, झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत काट 1994 में, और सर राजीव गांधी जी पे आरोप 87 में और एफआईआर 1990 में। मेरे भाई, हम लोग पढ़ाई की एज से प्रौढ़ावस्था में आ गए, आप लोगों को अंदर बाहर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते देखते हुए, और फिर 2014 के बाद की पर्ची हमारे नाम की फाड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। ईमानदारी से उनको आत्मावलोकन करने का प्रयास करना चाहिए, बजाय कि आरोप लगाने के ऊपर। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा काम इस कार्यकाल में जानते क्या किया? इस देश को वास्तविक रूप में सेकुलर बना दिया, समग्र रूप से सेकुलर बना दिया। सर, वो क्या था? 1976 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सेकुलर वर्ड जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कश्मीर की विधानसभा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए इस देश में एक ही राज्य था जो संवैधानिक दृष्टि से सेकुलर नहीं था। सर, 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटी, तो यह वास्तविक अर्थों में पूरा देश सेकुलर हो गया। इसके लिए मुझे लगता है गृह मंत्रालय को बधाई दी जानी चाहिए। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं सर, अभी विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला हुआ, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तो प्रशंसा की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु यह भी सत्य है सर, इतना बड़ा आयोजन हुआ और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, एक दुर्घटनावश होने वाली उस भगदड़ के अलावा, क्या कोई गोली चली, कोई पटाखा फूटा, कोई सुरक्षा को लेकर अटैक हुआ? यदि यह नहीं हुआ तो मैं मानता हूं इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और उसके लिए गृह मंत्रालय की जो सजगता थी वो भी बधाई का पात्र है। और वैसे मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा सर, जो कुछ कुंभ मेले में दिखाई पड़ा था उसको कम से कम मैं निगेटिव बात न कह के एक पॉजिटिव बात कहना चाहूंगा। अनेक विदेश से लोग आए, 66 करोड़ लोग आए, लाखों लोग विदेश से आए, 73 देशों के राजनयिक आए, 100 से अधिक लोग आए, और वो आकर यहां देखकर क्या चौंक जाते थे सभापति महोदय। कोई कहता था दुनिया में सब कुछ पैसे के लिए होता है, मार्क्स, तो कोई कहता था सब फिजिकल प्लेजर के लिए होता है, फ्रायड, तो कोई कहता था नेम एंड फेम के लिए होता है। परंतु जब हमारे यहां नागा सन्यासियों को देखते थे तो पश्चिम के लोग आके जानते क्यों चौंक जाते थे। उसे एक पंक्ति में कहूं कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और सभापति महोदय, मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, फ्रायड भी फेल, कम से कम ये प्रेरणा देनी चाहिए भारतीय संस्कृति के बारे में। और परंतु मैं क्या कहूं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्टीव जॉब्स के, एप्पल के, मतलब सबसे एडवांस कंपनियों में से एक, उनकी पत्नी लॉरेन पावेल भी आई और नाम भी उन्होंने कमला देवी रखा, परंतु कुछ लोगों को उसके बाद भी उसमें स्नान करने में समस्या नजर आई। तो मैं ईमानदारी से और विनम्रता से कहना चाहता हूं, सभी धर्मों की भावना का सम्मान होना चाहिए। गंगा जल का सिर्फ सम्मान हमारे धर्म में नहीं है, काबा में भी एक आबे जमजम है और वहां के जल को भी वैसे ही पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि उससे पाप कटते हैं। जब आप वेटिकन जाते हैं तो पोप भी आपके ऊपर जल छिड़कते हैं और कहते हैं दिस रिमूव्स यू फ्रॉम ऑल द सिन। मैं चुनौती से कहता हूं, इनमें से कोई किसी के बारे में बोल सकता है? सबका सम्मान करिए परंतु सनातन का अपमान मत करिए। मैं मानता हूं कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म आपका विचार है, परंतु उसे कम से कम अपने राजनीतिक वक्तव्यों में आप आने का प्रयास मत करिए। परंतु मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी हमारे डीएमके के लोग डिलिमिटेशंस के बारे में बोल रहे थे, उनकी कंसर्न समझी जा सकती है, परंतु मैं सिर्फ एक बात कहूं सर, जनसंख्या का यदि उनको लगता है कि किसी जगह विचार बढ़ रहा है संख्या और किसी जगह नियंत्रित है, चूंकि उन्होंने नियंत्रित की है, तो सर ये सिर्फ ज्योग्राफी पर ही है कि सोसाइटी पर भी लागू होगा। अगर किसी समूह ने, धार्मिक समूह या मजहबी समूह की जनसंख्या बढ़ी है और दूसरे ने नियंत्रित किया है, सर वहां पर तो नहीं चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ ज्योग्राफी पे होनी चाहिए, सोसाइटी पे नहीं होनी चाहिए। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, यदि विचार जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने का समर्थन करिए, तो मुझे लगता है इस विषय के ऊपर ईमानदारी से काम करने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं सर,
टैक्स कहना चाह रहा हूं कि राज्यों का समन्वय भी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, परंतु राज्यों का समन्वय का विषय दोनों तरफ से होता है। राज्यों के ऊपर भी दायित्व है समन्वय का और केंद्र के ऊपर भी दायित्व है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, परंतु जब ऐसी बातें उठती हैं कि किसी राज्य का कोई मंत्री कहता है कि टैक्स कलेक्शन वहां ज्यादा हो रहा है तो हमें अलग हो जाना चाहिए, तो किसी राज्य का मंत्री उत्तर भारत के किन्हीं राज्यों के लिए या बिहार के लिए आपत्तिजनक बातें कहना शुरू करता है, इससे राज्यों का जो समन्वय है वो गिरता है। और मैं कहना चाहता हूं सर, समन्वय का सबसे दुखद उदाहरण था इसी संसद के एक सदस्य ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी जीत के बाद इस सदन के नहीं, दूसरे सदन के सदस्य ने यह शब्द बोला था कि भाजपा सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं सर, जिनके की दिमाग में मैकाले और मार्क्स का वायरस भरा है, तो उन्हें बताना चाहता हूं कि गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर के लिए मेडिसिनल पेटेंट है और पेटेंट का नंबर है 64100059। तो मैं कहना चाहता हूं, कृपया जाके अपने मन से मैकाले और मार्क्स का मैल साफ करिए, तो राज्यों में समन्वय बहुत बेहतर ढंग से दिखाई पड़ेगा। और मैं अंत में सभापति महोदय, सिर्फ मैंने जहां से बात प्रारंभ किया था वहां पे बात को समाप्त करता हूं। एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक फिल्म आई थी एक दौर में जिसका नाम था वेडनेसडे, जिसमें नसीरुद्दीन शाह जी ने एक आम आदमी का रोल किया था और उसमें एक सर डायलॉग था जिसमें वो कहते हैं कि जब व्यक्ति घर से निकलता है तो हर 1-2 घंटे के बाद उसकी पत्नी पूछती है ऑफिस पहुंच गए कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं, वापस आ रहे हो कि नहीं। तो उन्होंने कहा वो इसलिए नहीं पूछती कि वो जानना चाहती है चाय पिया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। वो दौर था जिसमें वो कह रहा है कि वो इसलिए पूछ रही कि वो जानना चाहती तुम जिंदा हो कि नहीं, क्योंकि वो दौर था इनकी सरकार का जिस जमाने में घर से आदमी निकलता था, उसने कहा लगता है जंग पे निकल रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो कह रहा हो कि उजाले अपनी यादों के हमारे संग रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मगर उस शाम के बाद जो सुबह हुई है हमारी सरकार आने के बाद और जो गृह मंत्रालय ने किया है वो पूरे देश को दिखाई पड़ता है। तो मैं अंत में सर सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैं ये मानता हूं कि हमारे गृह मंत्रालय ने जो काम किया है वो संवेदना, संकल्प, समन्वय और सुदृढ़ता के साथ किया है। मणिपुर जैसे विषयों के लिए पूरी संवेदना से काम किया है, कश्मीर जैसे विषयों के लिए संकल्प के साथ काम किया है, राज्यों के साथ समन्वय के लिए समन्वय की भावना से काम किया है और आंतरिक सुरक्षा के लिए पूरी सुदृढ़ता के साथ काम किया है। और जब कठोर निर्णय लेने होते हैं और देश की सुरक्षा को लेकर कुछ कठोरता करनी होती तो कुछ लोगों को थोड़ा कष्ट जरूर हुआ होगा। उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा, मगर उनको कहने का हक नहीं है जिनके जमाने में तबाही का मंजर दिखा था। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से सिर्फ एक पंक्ति कह के बात समाप्त करना चाहूंगा कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का।